देखिए, आप लोगों को यूरोपीय आगमन यानी यूरोपीय व्यापार के बारे में बता रहे थे और अंग्रेज यानी ब्रिटिश लोग भारत में जो आए उनकी क्या क्या गतिविधियाँ रही, उन्होंने किस किस क्षेत्र में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया था। हमने कल बताया था कि बम्बई शहर उनको दहेज में ब्रिटेन के राजकुमार को मिला था। कंपनी ने कितने रुपया पाउंड 10 रुपया वार्षिक पाउंड पर किराए पर ले लिया था। और बाद में बम्बई नगर की का जो संस्थापक था गेरार्ड ऑंगिया, ये संस्थापक था। तो महाराष्ट्र में भी कंपनी आ गई, कर्नाटक में भी कंपनी आ गई, बंगाल की तरफ ब्रिटिश कंपनी अपना रुख करती है। उस समय बंगाल में शाहजहां का पुत्र शाह शुजा गद्दी पर बैठा था। जब शाह शुजा था तो उसी समय हुगली में ब्रिटिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। हुगली में 1651 हुगली में 1651 ये पहली फैक्ट्री स्थापित की। हुगली के बाद आगे भी कई क्षेत्रों में ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर क्या कहते हैं व्यापार करने लगे। तो इनको वहाँ पर शाह शुजा ने ही पहले 3000 रुपया वार्षिक टैक्स के बदले में बंगाल में, देखिए पहले बंगाल में बिहार, उड़ीसा ये तीनों क्षेत्र था और इन तीनों क्षेत्र की में व्यापार करने की अंग्रेजों को शुरुआत में अनुमति मिल गई। सिर्फ उनको 3000 रुपया देना था। कितना देना था? 3000 रुपया, और वो भी वार्षिक किराया देना था। 3000 रुपया वार्षिक किराया, और इसके बदले में इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगह पे व्यापार करने की अनुमति मिली। इसके बाद औरंगजेब का लड़का अजीमुस्सान जब गद्दी पर रहता है तो वो भी बंगाल में रहता है। अजीमुस्सान से अंग्रेजों ने 1200 रुपया देकर 3 क्षेत्र प्राप्त कर लिए। 3 क्षेत्र, और इन तीनों क्षेत्र का क्या नाम था? देखिए 1698 ईस्वी में अजीमुस्सान सिर्फ 1200 रुपया देकर 3 क्षेत्र सूती नाता, कलिकाता और गोविंदपुर, ये 3 वास्तव में ये तो गांव थे। ये 3 क्षेत्र अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में प्राप्त कर लिया और इसी स्थान पर अंग्रेजों ने एक नया शहर बसा दिया। उसको हम लोग कलकत्ता कहते हैं, अब कोलकाता बोला जाता है, कलकत्ता यानी कोलकाता। लेकिन अंग्रेजों ने अपने सम्राट के नाम पर इस नगर का नया नाम रख दिया। इसका नाम था फोर्ट विलियम। इन तीनों को इस जगह एक शहर बसा कलकत्ता, और इसका नाम उन लोगों ने कर दिया फोर्ट विलियम। इसके बाद 1715 ईस्वी में एक अंग्रेजी दल बंगाल में आता है और ये जॉन सुरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी दल आता है। इस दल में एक डॉक्टर रहता है और एक
आर्मीनियन व्यक्ति रहता है, गुरदोहू जिसका नाम था, और एक डॉक्टर हैमिल्टन ने उस समय के जो शासक थे जिनका नाम था फर्रुखसियर, ये मुगल शासक थे फर्रुखसियर, उनका उन्होंने इलाज कर दिया। किसका इलाज कर दिया? देखिए ये शासक आप लोग ध्यान दीजिए, औरंगजेब के बाद गद्दी में कौन बैठा था? बहादुर शाह। उसके बाद कौन बैठा? जहादर शाह। जहादर शाह, और जहादर शाह के बाद गद्दी पर बैठा फर्रुखसियर। ये देखिए क्रम समझिए इसको। तो ये जो घटना हम आपको बता रहे हैं ये 1715 की घटना है। उस समय मुगल राजा था फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठा था तो एक अंग्रेजी दल आया, उस दल में एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर ने फर्रुखसियर का इलाज कर दिया। फर्रुखसियर ने खुश होकर अंग्रेजों को व्यापार करने की और भी ज़्यादा परमिशन दे दिया। जो पहले से इनको व्यापार तो करने की अनुमति तो मिली ही थी, लेकिन जब फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया, उस शाही फरमान से क्या हुआ? अंग्रेजों को देखिए पहले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, यहाँ पर तो व्यापार करना उनको पहले से ही चला रहा था। अब फर्रुखसियर ने एक और आदेश कर दिया कि 10,000 रुपया देकर सूरत में पूर्ण रूप से फ्री व्यापार कर। सूरत में 10,000 रुपया देकर फ्री व्यापार करना, ये अंग्रेजों को मिल गया। दूसरा, भारत के सभी हिस्सों में व्यापार करना, लेकिन इस लाइन पे इतना तो ये कहा गया, इतना तो लिखा गया कि व्यापार करना फ्री है, लेकिन देखिए इसमें ये नहीं कहा गया था दुर्गीकृत करना। किला तो नहीं लिखा इसमें। यहीं से अंग्रेजों की लड़ाई शुरू भी होती है। यहाँ तक तो वो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, अंग्रेजों को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी, मुगल शासकों से कोई झगड़ा भी होने वाला नहीं था। बीच में थोड़ा बहुत औरंगजेब से का झगड़ा हुआ था, हुगली पे थोड़ा झगड़ा हुआ था 1697 ईस्वी में, औरंगजेब जब शासक था। लेकिन यहाँ तो इनको व्यापार करने का, इसको इस आदेश को, फर्रुखसियर के इस आदेश को मैग्ना कार्टा निकाला। अंग्रेजों के लिए भारत में मैग्ना कार्टा का निकाला, अंग्रेजों को व्यापार का मैग्ना कार्टा का निकाला। 1717 में ये अधिकार इनको देखिए ये मिल गया। तो अब ब्रिटिश लोग क्या किए, बंगाल में एकदम जम गए वो लोग। अब इसके बाद जो आते हैं, वैसे इसके बाद आते हैं डेनिस। डेनिस का थोड़ा सा ही है, और डेनिस के बाद आते हैं फ्रांसीसी। क्रम है, देखिए व्यापारियों का आने का क्रम है, हम पहले बता चुके हैं। पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, अभी हम अंग्रेज के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद डेनिस यानी डेनमार्क वाले भी आए, और इसके बाद आए फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों ने भी भारत में, हमने पहले ही बताया था कि कपड़े का व्यापार इतना फेमस हो गया था डच के नाते कि सभी यूरोपीय लोग अब भारत में कपड़े का व्यापार करने लगे थे। ये बहुत आसान भी हो गया था, क्योंकि जहाज में भर भर के कपड़ा ले जाया जाता था। उस समय तो देखिए जानवर होते थे प्राचीन काल, उनको ले जाना होता था ऊपर खावर रास्तों से। जब से जहाज का आविष्कार हो गया था तो व्यापार बहुत सरल हो गया था, और यहाँ से कपड़े बन के चले जाते थे, बहुत आसान था। भारत का कपड़े का व्यापार प्राचीन काल से ही बहुत विकसित था,
बहुत फेमस था, अंग्रेज लोग भी भारत में कपड़े ले जाते थे, श्रेष्ठकार वस्त्र ले जाते थे, अपने यहाँ बेचते थे। इनका यहीं से व्यापार करना शुरू हुआ। लेकिन अब उनके कंपटीशन में एक और देश आ जाता है, कौन सा? फ्रांस आता है। तो फ्रांस के उस समय के फ्रांस के राजा का नाम था लुई 14वां। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में एक कंपनी बनाई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 ईस्वी में, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लुई 14 के काल में ये कंपनी बनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये निर्माण हुआ। और 1664 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो नामक एक फ्रांसीसी भारत आया। 1667 ईस्वी फ्रांसिस कैरो ये भारत आता है। देखिए ये है गुजरात, आपका ये हिस्सा क्या है? ये गुजरात है। अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात में ही स्थापना की, ठीक है। पुर्तगालियों ने काम की थी कोची में, डच ने मछलीपट्टनम। ये बिल्कुल दिमाग में रखे देखिए। ये भी आते हैं फ्रांसीसी यहाँ पर गुजरात में, सूरत में। सूरत में यानी 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी सूरत में। क्योंकि पहले अंग्रेज यहाँ, उनको मालूम था कि यहाँ व्यापार हो ही रहा है, ठीक है। इसके पहले डच भी सूरत आ चुके थे और मछलीपट्टनम भी जा चुके थे, तो फ्रांसीसी भी पहुंच गए मछलीपट्टनम। 1669 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री डाल दी, वो डाली मछलीपट्टनम में। 1669 ईस्वी मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री। ये दूसरी फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने अपना स्थापित कर लिया। इसके बाद ये मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, यानी ये आपका यहाँ पर ये एरिया में आ गया। ये सूरत है पश्चिम में और ये पूरब में मछलीपट्टनम है, ये यहाँ पर आ गए। इसके बाद उसी के आसपास इलाके में फिर एक फ्रांसीसी व्यक्ति जिसका नाम था मार्टिन कैरो, ये जाता है। यानी इसका भी नाम होता है फ्रांसिस मार्टिन। ये वहाँ के एक जमींदार रहते हैं शेर खां लोधी, ठीक है। शेर खां लोधी एक जमींदार रहता है, उससे ये ध्यान से समझिएगा कौन रहता है? शेर खां लोधी। शेर खां लोधी ये रहते हैं। इससे जैसे अभी अंग्रेजों ने 3 गांव, बताइए कौन सा 3 गांव हो गया था? मध्य युवा। हम ये इसलिए पूछते हैं कि आपका भी कंसंट्रेशन बना रहे, ठीक है। ये देखिए ये तो हमने अभी मिटा दिया, लेकिन वो 3 गांव क्या था? सुल्तान, कलिकाता और ये 3। वैसे ही फ्रांसीसियों क्या कहते हैं, फ्रांसीसियों ने यहाँ पर तमिलनाडु के पास ही एक गांव लिया, उसको कहते हैं पुदुचेरी। ये गांव लिया फ्रांसिस मार्टिन नामक व्यक्ति ने, और उसी ने एक नया शहर बना दिया और जिसका नाम था पांडिचेरी। पांडिचेरी नामक एक नया शहर बना। लेकिन आगे जान लीजिए, पांडिचेरी उसने मॉडर्न बनाया। पांडिचेरी कोई पहले से ही था। पांडिचेरी में एक देश का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, वहां खुदाई से बहुत सामान मिले हैं,
ज्यादा फेमस, बताइए किस देश के? पौंडीचेरी से जो खुदाई की गई है, वहां पर भारत के प्राचीन इतिहास का बहुत व्यापार होता था पहले। वो किस देश के व्यापार? प्राचीन काल में, गुप्त काल से, और क्या कहते हैं दक्षिण भारत में जब चोल साम्राज्य था उस समय भी बहुत व्यापार होता था पौंडीचेरी से। वहाँ का बहुत ज़्यादा खुदाई से मिला है। वहाँ का एक राइटर ये लिखता भी है कि भारत का व्यापार बहुत अच्छा होता था, खुदाई भी। इटली से, रोम से, इटली रोम का यहाँ पर सुराही मिला है, कटोरी मिली है, तस्तरी मिली है खुदाई से। लेकिन ये पौंडीचेरी में जो ये समुद्र के किनारे था, इसलिए फ्रांसीसियों ने, यानी फ्रांसिस मार्टिन ने एक नया शहर बसा दिया पौंडीचेरी नाम से। और बाद में पौंडीचेरी ही उनका पूरब में केंद्र हो गया, पौंडीचेरी। इसके बाद ये लोग बंगाल पहुंचते थे। बंगाल ये यहाँ पहुंचे, बंगाल यहाँ पे पहुंचे। कौन पहुंचा? फ्रांसीसी। जैसे पहले अंग्रेज भी पहुंच चुके थे, डच भी पहुंच चुके थे, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी पहली हुगली स्थापित की थी, डच ने क्या स्थापित की थी? पीपली में। लेकिन डच का सबसे फेमस केंद्र क्या था? डच का बंगाल में सबसे फेमस, जहां पे उन्होंने किला की कोर्ट भी बनवाया था, चिंसुरा। कल ही हम बता रहे, बार बार कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, चिंसुरा कई बार पूछा गया। वैसे ही फ्रांसीसी गए और उन्होंने यहाँ पर चंद्रनगर, इनका ही बहुत फेमस था चंद्रनगर। फ्रांसीसियों ने आज चंद्रनगर पे स्थापित कर दिया। इनकी एक कंपनी और थी, कासिम बाजार पहुंच गए, ये भी पटना भी पहुंच गए, ठीक है, यहाँ पर भी पहुंच गए, पटना भी पहुंच गए। तो पटना, कासिम बाजार, लेकिन इनकी बहुत फेमस बस्ती थी चंद्रनगर फ्रांसीसियों की। तो ये एकदम करीब पहुंच गए, चंद्रनगर भी पहुंच गए। अब इनका झगड़ा शुरू होता है, यूरोपियन का आपस में ही झगड़ा होता है। पहले डच से इनका झगड़ा शुरू होता है दक्षिण में। अंग्रेजों की सहायता से डच लोगों ने इनका एक शहर पौंडीचेरी को जीत लिया। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पौंडीचेरी शहर जीत लिया। लेकिन बाद में फिर आपस में समझौता हो गया और समझौता के साथ एक संधि हुई, रिजविक की संधि 1697 ईस्वी, रिजविक संधि। इस संधि से पौंडीचेरी फिर से मिल गया। फिर से मिल गया किसको? फ्रांसीसियों को। पौंडीचेरी उनको फिर से मिल गया। और 1701 ईस्वी में पौंडीचेरी इनका प्रमुख केंद्र हो गया। पौंडीचेरी 1701 ईस्वी में पौंडीचेरी पूर्वी भारत का प्रमुख केंद्र हो गया। यहीं पे इस पौंडीचेरी पे ही फ्रांसिस मार्टिन ने एक शहर भी बसा दिया जिसका नाम फोर्ट लुई। फोर्ट लुई ऊपर देखा यहाँ, फोर्ट लुई फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई नामक शहर बसा दिया। शहर बसा दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब देखिए ये भी पहुंच गए दक्षिण में, बंगाल में भी पहुंच गए
अब इनका झगड़ा तो स्वाभाविक था, होना शुरू ही होना था इनका। अब सबसे पहले झगड़ा होता है अंग्रेजों के साथ, और इस झगड़े का कारण पहले ये लोग आपस में कम लड़ते हैं, भारत के राजाओं के बीच में मध्यस्थता करने के कारण। हम जब आपको पढ़ा रहे थे, जब मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा था मुगल शासक, तो उस समय एक नई राज्य की स्थापना हुई थी हैदराबाद, या उसको निजाम भी कहते हैं। उसकी स्थापना की थी निजामुल मुल्क। तो ये हैदराबाद, ये आपका उस समय का हैदराबाद पूरा कितने एरिया था, यहाँ से पूरा, और इसी हैदराबाद के अंदर कर्नाटक था, कर्नाटक का हिस्सा था। हैदराबाद के अधीन कर्नाटक का भी राज था। कर्नाटक के बिल्कुल बगल में मद्रास था। मद्रास में कौन था? मद्रास किसके पास था? अरे भाई बता चुके हैं, अंग्रेजों के पास। फ्रांसिस डे ने मद्रास को ले लिया था पट्टे में चंद्रगिरी के राजा से। तो मद्रास किसके पास था? अंग्रेजों के पास। और ये लोग पांडिचेरी में, इनकी लड़ाई शुरू होती है कर्नाटक के आसपास राजा की युद्ध। यहाँ आपको थोड़ा सा ये लिस्ट बता दें। उस समय कर्नाटक का एक नवाब था अनुद्दीन, और इसका दामाद था चंदा साहब। ये कर्नाटक का था, और निजाम यानी हैदराबाद का जो शासक था निजामुल मुल्क, वो एक्सपायर कर गया। निजामुल मुल्क को मर गया था 1748 में। निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क ये मर गया था। इसके बाद गद्दी पर इनके एक था नासिर जंग, और निजामुल मुल्क का भांजा ये था आपका मुजफ्फर जंग। ये इसलिए बना दे रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत करिए, ये लड़ाई इसी पे होती है, अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों फ्रांसीसियों की लड़ाई। तो ये लोग पूरे समुद्र पे फ्रांसीसी भी थे, यहाँ पे फ्रांसीसी थे, यहाँ पे मद्रास में, तो यहाँ मद्रास में वो थे अंग्रेज थे। तो आपस में इनकी लड़ाई की शुरुआत होती है, लेकिन पहले अंग्रेज शुरुआत करते हैं। अंग्रेज पहले ही, चूंकि ये लोग हम बता चुके हैं समुद्र में थे, जहाज इनके भी पास था। तो अंग्रेज का एक शासक, क्या कहते हैं, अंग्रेज का एक व्यक्ति जिसका नाम था बार्नेट, उसने क्या किया, एक जहाज पकड़ लिया, फ्रांसीसियों का जहाज पकड़ लिया। उस समय फ्रांस का एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, वो भारत में दक्षिण का गवर्नर था। कौन था? डुप्ले। ये गवर्नर डुप्ले था। तो डुप्ले ने अपनी सहायता के लिए मॉरिशस के गवर्नर को बुला लिया। मॉरिशस के गवर्नर का नाम था ला बुर्डेन, उनको बुला दिया। ला बुर्डेन ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया और मद्रास को जीत लिया। यानी यहाँ पर देखिए, मद्रास को जीत लिया। किसने जीत लिया? फ्रांसीसियों ने। लेकिन ला बुर्डेन ने एक गलती कर दी। ला बुर्डेन पैसा चाह रहा था, इसलिए 40,000 पाउंड रुपया देकर मद्रास पे लौटा दिया। लेकिन डुप्ले जो गवर्नर था वो इसके पक्ष में नहीं था। डुप्ले ने क्या किया, फिर युद्ध लड़ा और मद्रास को उसने कब्जे, यानी जो मद्रास था, अब मद्रास थोड़ी देर के लिए आ गया फ्रांसीसियों के पास। अब अंग्रेज लोग जाते हैं, वहां के राजा नवाब जो थे उनका नाम था अनुद्दीन से सहायता मांगते हैं। तो
अनरुद्दीन जब सहायता करते हैं तो उसी समय फ्रांसीसियों एक युद्ध लड़ा जाता है, बहुत फेमस युद्ध 1700 आपका 48 में ये युद्ध लड़ा जाता है, अम्बूर का युद्ध है, सॉरी हाँ सेंट होमे का युद्ध, सेंट होमे का युद्ध, सेंट होमे का युद्ध, सेंट होमे का युद्ध। देखिए बहुत फेमस युद्ध है। अंग्रेजों ने किससे सहायता मांगी? अनरुद्दीन ने। अब अनरुद्दीन ने और अंग्रेज मिलकर लड़ाई करते हैं फ्रांसीसियों से। बहुत फेमस युद्ध होता है सेंट होमे का युद्ध। इसमें पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अनरुद्दीन की भारतीय सेना को पराजित कर दिया और अनरुद्दीन की तरफ से जो सेनापति था वो महफूज था। मतलब इस युद्ध में क्या कहते हैं, अंग्रेज और नवाब हार जाते हैं। लेकिन चूंकि मद्रास इनके कब्जे में था, अंग्रेज यहाँ तो थे ही, उनकी लड़ाई यूरोप में भी चल रही थी। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ पर उत्तराधिकार ऑस्ट्रिया में कौन राजा बनेगा इसके लिए युद्ध लड़ा। अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ाई लड़ रहे थे विदेश में, तो वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संधि हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि होती है जो भारत में भी मान हो जाती है। इसको संधि को कहते हैं ए ला सापेल की संधि, 1748। 1748 ईस्वी में ए ला सापेल की संधि। ये देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध था। ये युद्ध लड़ा गया है अंग्रेज और एवं फ्रांसीसियों के बीच। और इस युद्ध में कर्नाटक का नवाब पराजित हो जाता है, मद्रास वो लोग जीत लेते हैं। लेकिन एक संधि एला सापेल की यूरोप में संधि होती है। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास फिर से प्राप्त होता है। इस संधि में मद्रास अंग्रेजों को मिल जाता है। तो पहली बार तो अंग्रेज पराजित हो जाते हैं, कर्नाटक का नवाब भी पराजित हो जाता है। अब होता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध, और ये युद्ध वास्तव में उत्तराधिकार के लिए होता है। यहाँ पे अनरुद्दीन चूंकि मर जाता है उस युद्ध में, तो महमूद अली इसका लड़का रहता है। अनरुद्दीन महमूद अली अंग्रेज इसकी सहायता करते हैं, मतलब इनका पक्ष लेते हैं। और इनका दामाद रहता है चंदा शाह, इसका पक्ष लेते हैं। कौन देता है? फ्रांसीसी। और वैसी ही हालत निजाम हैदराबाद में भी होती है। निजामुद्दीन जब मर जाता है तो अंग्रेज लोग नासिर जंग का पक्ष लेते हैं, और इसके बाद मुजफ्फरगंज का पक्ष कौन लेता है? फ्रांसीसी। तो अब एक टीम बन जाती है, फ्रांसीसी, मुजफ्फरगंज और इसके साथ चंदा साहब, ये तीनों लोग मिल जाते हैं। और अब ये उत्तराधिकार के लिए दोनों लोग, अंग्रेज एक तरफ होते हैं, फ्रांसीसी एक तरफ होते हैं। और ये युद्ध होता है 1749 में, फिर एक युद्ध शुरू होता है, और ये होता है अम्बूर का युद्ध। अम्बूर का युद्ध, इस युद्ध में फ्रांसीसी फिर जीत जाते हैं। इस युद्ध में फ्रांसीसी एवं चंदा साहब ये विजयी हो जाते हैं, और मुजफ्फरगंज
इनकी भी विजय हो जाती है। शॉर्ट में लिख रहे हैं इनकी विजय हो जाती है। लेकिन जो अलाउद्दीन का लड़का रहता है, क्या नाम है, महमूद अली। महमूद अली एक किले में छिप जाता है, त्रिचरापल्ली उसका नाम रहता है। इस किले में वो छिप जाता है। उस किले को फ्रांसीसी जीत नहीं पाते हैं। इसके बाद एक फिर आता है क्लाइव। अब यहीं से क्लाइव की एंट्री होती है। लॉर्ड क्लाइव दक्षिण में आता है और क्लाइव महमूद अली को लेकर आक्रमण कर देता है अर्काट पर। ये अर्काट जो है कर्नाटक की राजधानी होती है। ये कर्नाटक के जो राजा रहते हैं उनकी राजधानी होती है अर्काट। तो इस अर्काट पर क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव ने हमला कर दिया और इस हमले में फ्रांसीसी भी पराजित हो जाते हैं और मुजफ्फरजंग भी पराजित हो जाता है। तो अंग्रेजों की महत्वपूर्ण विजय हुई अर्काट की विजय। अर्काट की विजय हो जाती है। अर्काट को जीतने के बाद अब फिर तीसरा इनका अर्काट जब अंग्रेज लोग जीत लेते हैं तो फिर जो यहाँ का एक नया गवर्नर फ्रांसीसी बनकर आता है गोडेहू। गोडेहू अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है, बहुत फेमस संधि, और उसका नाम है पांडिचेरी की संधि 1755। देखिए क्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ये क्रम से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है। इस संधि में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि वो दो राजाओं के बीच में अब भाग नहीं लेंगे और भारत में कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। ये देखिए संधि का पहला ये था कि दो राजाओं के युद्ध में आपस में नहीं लड़ेंगे, दो राजाओं के बीच में मध्य युद्ध में भाग नहीं लेंगे, मध्य युद्ध में भाग नहीं लेना, पहला शब्द यही था। ये तो इंडिया में इनकी संधि तो हो गई पांडिचेरी की, लेकिन अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी यूरोप में स्वयं लड़ते थे। अब वहां पर 7 साल का एक युद्ध शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, और ये युद्ध होता है 1756 से 1763। 1756 से यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध ये यूरोप में शुरू हो जाता है। जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ने लगते हैं तो भारत में फिर ये लोग लड़ लेते हैं और इनकी लड़ाई के शुरू होती है कर्नाटक के तीसरे युद्ध। ये होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांसीसी दक्षिण भारत में और अंग्रेज लोग पूर्वी भारत में उनके क्षेत्र पे कब्जा करने लगते हैं। फ्रांसीसी कर्नाटक के अधिकांश हिस्से में कब्जे कर लेते हैं अंग्रेजों के। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांसीसियों के द्वारा कर्नाटक के अधिकांश हिस्से पर कब्जा किया।
अंग्रेजों ने भी उनकी जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे बंगाल में, चंदनगर पे कब्जा कर लिया, कासिम बाजार पे कब्जा कर लिया और पटना पे कब्जा कर लिया। यानी ये लोग फिर आपस में ही लड़ने लगे। इसके बाद इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध। इसको मिटा दें। 1760 ईस्वी का बांडीवास का युद्ध, 22 जनवरी ये युद्ध होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये ऐसा युद्ध होता है कि फ्रांसीसियों की ऐसी पराजय होती है कि उनको सारा नतमस्तक हो जाते हैं अंग्रेजों के आगे, फिर वो कभी नहीं उभर पाते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज का एक सेनापति होता है आयर वुड। आयर वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। पूरे कर्नाटक के हिस्से में 1701 से एक साल बाद पूरा 1761 में कर्नाटक के समस्त बस्तियों पर अधिकार, समस्त बस्तियों पे अधिकार कर दिया। पांडिचेरी, उनका पांडिचेरी भी ले जाते हैं, यानी कर्नाटक के जितना भी केंद्र था सब जीत लिया थे। बंगाल में वो जीत ही चुके थे। अंत में यूरोप में संधि हुई 1763, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। इस संधि से क्या होता है, यूरोप में जो 7 वर्ष की लड़ाई होती है वो खत्म हो जाती है और भारत में अंग्रेज लोग अंत में इस संधि के तहत उनके जीते हुए प्रदेश दे देते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त ये रहती है कि उनके जो उनकी फैक्ट्री लौटाई गई है उस पर किलेबंदी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसी क्षेत्र को लौटा दिया जाता है। लेकिन किलेबंदी पर मनाही थी। अंत में फ्रांसीसी देखिए आज़ादी तक पांडिचेरी में थे और चंद्रनगर में भी कुछ थे, कुछ जगह थे वो। तो इस तरीके से ये कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए। ठीक है, कर्नाटक के कितने युद्ध लड़े गए? 3 युद्ध लड़े गए। ठीक है, बैठिए, जैसी भी हो गर्मी, अब क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए अंग्रेज और फ्रांसीसियों। अब यूरोप में कोई ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों का रास्ता मिलने वाला था। अब अंग्रेजों की सीधी जो लड़ाई अगर होनी थी तो बंगाल के शासकों से और मुगल शासकों से होता है। यूरोपियों को उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ फाड़ फेंका। दक्षिण भारत में अंग्रेज लोग जीत चुके थे। ठीक है, ये जीत चुके थे 1763 तक ये जीत चुके थे। उसके बाद जब वो बंगाल जाते हैं, इसके पहले ही प्लासी का युद्ध हो जाता है।
एक बार फिर देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक है। ये इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अंग्रेजों का, क्योंकि यहीं से इन लोगों की नींव पड़ती है अंग्रेजों की भारत, उन्होंने कैसे कैसे उनको प्रतिस्पर्धा हुआ। और ये जो हमने युद्ध लिखा, हम इसको फिर से एक क्रम लिख देते हैं। बार बार इसको पूछा जाता है कि क्रम क्या हुआ और संधि क्या हुआ, फिर से लिखते हैं, क्योंकि आप उस कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा। शुरुआत होती है कर्नाटक के पृथ्वी में। 1748 में कर्नाटक का युद्ध होता है, लड़ते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। कर्नाटक और अंग्रेजों की सहायता कर्नाटक का नवाब कर रहा होता है, जिसका नाम था अलाउद्दीन, और फ्रांसीसी कर्नाटक के नवाब के जो दामाद थे चंदा साहब के साथ। तो ये जो लड़ाई होती है, ये कहाँ होता है? ये 1748 में युद्ध कहाँ होता है? सेंट होम। देखिए, ये युद्ध होता है, लेकिन ये युद्ध फिर समाप्त भी होता है, एक संधि, वो भी 1748 में हुई। ये संधि ए ला सापेल की संधि, जिससे अंग्रेज और फ्रांसीसी ने अपने अपने क्षेत्र वापस कर दिए। फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू होता है, उत्तराधिकार को लेकर। अंग्रेज और फ्रांसीसी कूद पड़ते हैं एक दूसरे को राजा बनाने के लिए कि कौन किसका पक्ष लेगा, और इसके तहत दूसरा युद्ध शुरू होता है, अंबुल का युद्ध। अंबुल का युद्ध 1749 ईस्वी में। ये देखिए, अंबुल का युद्ध होता है 1749 ईस्वी में। इसमें फ्रांसीसी फिर से जीतते हैं, लेकिन इसी के बाद अर्काट का युद्ध जो होता है, उसमें अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। और फिर एक इसी के बाद जिंजी का भी युद्ध होता है, इसमें अंग्रेज फिर जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी गवर्नर को बदल दिया जाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि होती है पांडिचेरी की संधि 1755 में। एकदम क्रम से है ये पांडिचेरी की संधि। ये कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हो जाता है समाप्त। अब फिर होता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। फिर 1756 से 1763 के बीच में फिर शुरू होता है। ये लोग आपस में कर्नाटक के हिस्से पर पहले फ्रांसीसी कब्जा कर लेते हैं, बंगाल में उनके हिस्से पर कौन कब्जा कर लेता है? अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। उनकी जो 3 महत्वपूर्ण उस समय ब्रिटिश व्यावसायिक संस्थान था, जैसे चंदनगर, पटना, कासिम बाजार, इस पर कौन अधिकार कर लेता है? अंग्रेज। उसके बाद बहुत ऐतिहासिक युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। कौन सा? दांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित करके उखाड़ फेंका और कब्जा कर लिया। उनके सारे क्षेत्रों में कब्जा, विवश होकर यूरोप में संधि करनी पड़ती है 1763 में पेरिस। और इस संधि से अंततः फ्रांसीसी घुटना टेक देते हैं। उनके जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसको अंग्रेज वापस तो कर देते हैं, लेकिन फिर
उसको किलेबंदी करने के लिए मनाही हो जाती है। किलेबंदी करने के लिए क्यों मनाही करते हैं? देखिए, किलेबंदी का मतलब होता है कि ये हमेशा आता है बार बार कि एक समझौते पे ये कहा जाता है कि आप अपने महल का किलेबंदी मत करिए। वो इसलिए कि कहीं आपके मन में युद्ध करने का आप सोच रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं युद्ध करने के लिए, ठीक है। जैसे कि दो लोग हैं, चार लोग पड़ोस में रहते हैं, अगर दो लोग बंदूक खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में है, कहीं ना कहीं मन में है, वो अपनी रक्षा के लिए जरूर, लेकिन रक्षे के लिए नहीं, वो किसी को मारने के लिए भी खरीद रहे हैं, ठीक है। रक्षा तभी होगी जब वो मारेंगे। तो वैसे ही किलेबंदी के लिए मनाही होती थी कि आप व्यापार करिए, लेकिन आपके मन में ये ना हो कि आप लड़ाई करने लगे हमसे। इसलिए पेरिस की संधि में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कह दिया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं अब तक। तो यहाँ से अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो संबंध था वो अंग्रेज यहाँ जीत जाते हैं। अब अंग्रेजों की असली लड़ाई होती है बंगाल में, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक राज्य पड़ता है पंजाब। पंजाब के बारे में आप लोग जान लीजिए। पंजाब एक नया राज्य था, उसमें एक नए शासक हुए, राणा रणजीत सिंह। पहले पंजाब में धार्मिक उथल पुथल था, गुरु नानक थे, उनके बाद 10 गुरु हुए, ठीक है। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। उसके बाद गुरु परंपरा खत्म हो जाती है, उसके बाद बंदा बहादुर आते हैं, और धीरे धीरे जहाँ पे पहले धर्म का प्रचार होता था वो भूमि अब राजनीतिक केंद्र हो गई, और वहीं पे एक राजा हुए राणा रणजीत सिंह। पंजाब राणा रणजीत सिंह, उनके पिता का नाम था महासिंह। उस समय पंजाब कई मिसलों में बटा था, कई डिवीजन में, प्रांत भी कह सकते हैं उसको आप, मिसल में बटा था। राणा रणजीत सिंह का जो संबंध था वो सुकर चिकिया मिसल से। राणा रणजीत सिंह का संबंध ये मिसल ये गुजरात है आपका, ये यहाँ पर पंजाब है, यहीं पर इनका था। ये आप मान लीजिए अफगानिस्तान है, यहाँ का एक राजा आता है और यहाँ पंजाब से आक्रमण करता है। अफगानिस्तान का एक शासक है जमान शाह, वो पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो उसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती है। राणा रणजीत सिंह इन तोपों को निकलवा कर वहाँ के राजा, क्या नाम बताया हमने? जमान शाह, ध्यान से सुनिए, जमान शाह। अफगानिस्तान का शासक जमान शाह ने आक्रमण किया पंजाब क्षेत्र में, उसकी कुछ तोपें चिनाब की नदी में गिर जाती है। राणा रणजीत सिंह क्या करते हैं, उन तोपों को सम्मान सहित उसके राज में ही भिजवा देते हैं। तो राजा इतना खुश हो जाता है, ठीक है, राजा खुश हो जाता है, जमान साहब बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो आक्रमण करने के लिए गया था, उसकी तोपें ही ये भिजवा देते हैं अफगानिस्तान। तो राजा खुश हो जाता है और उसको उनको कुछ क्षेत्रों में अधिकार करने के लिए कह देता है कि आप कुछ क्षेत्रों में अधिकार कर सकते हैं। तो उसी का फायदा उठाकर राणा रणजीत सिंह ने 2 विजय कर दी। 1799 ईस्वी में उन्होंने लाहौर जीत लिया। 1799 ईस्वी में लाहौर जीत लिया, और 1805 ईस्वी में अमृतसर की विजय करी।
लाहौर को उन्होंने राजनीतिक राजधानी बना दी। और अमृतसर को धार्मिक राजधानी बना दी। अमृतसर को उन्होंने धार्मिक राजधानी बना दिया। ये देखिए, राजनीतिक का मतलब है कि जहाँ राजा अपने सिर्फ राजनीति के बारे में, राज्य के बारे में चर्चा करेगा, और धार्मिक राजनीति मतलब कि जहाँ सिर्फ धर्म की बात होगा। तो ये दो राजधानी उस समय राणा रणजीत सिंह ने ये बना दिया। देखिए, ये आप हमेशा पढ़ते समय देखिए 1800 की घटना बता रहे हैं। अब अंग्रेज यहाँ पर जम चुके थे, अंग्रेज तो यहाँ जम चुके थे, उन्होंने बक्सर का युद्ध भी जीत लिया था, मराठों से भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। इसी समय वो मराठा से लड़ाई, अंग्रेजों की मेन लड़ाई तो मराठों से ही होती है, सबसे ज़्यादा कठिन लड़ाई उनको मराठों से करनी पड़ती है। तो मराठा से जब अंग्रेज लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय एक मराठा राजनीतिक जिसका नाम था मल्हारराव होलकर, वो महाराष्ट्र से भागता है, अंग्रेज लोग उसका पीछा करते हैं। किसका पीछा करते हैं? मल्हारराव होलकर का। ये अंग्रेजों को परेशान करता है। अंग्रेज लोग इसका पता लगाने के लिए इसका पीछा करते हैं। ये सीधे चला जाता है पंजाब में, और पंजाब में उस समय अमृतसर के आसपास ये चला जाता है। उस समय राजा रहते हैं, कौन रहता है? रणजीत सिंह। अंग्रेजों ने सीधे रणजीत सिंह से कहा कि आप मल्हारराव होलकर की सहायता मत करिएगा, सीधे। तो पहली बात वो नहीं माने। तब अंग्रेजों ने एक सेनापति को भेज दिया राणा रणजीत सिंह के खिलाफ, और उस सेनापति का नाम था ऑक्टर लॉनी। अंग्रेजों ने ऑक्टर लॉनी के नेतृत्व में रणजीत सिंह के खिलाफ आक्रमण करने के लिए देखिए, जब सेना आने लगी तब ये रणजीत सिंह डर गए। आनंद फानन में इनका समझौता होता है एक अंग्रेजी रेजिडेंस से, सीधे इनका समझौता होता है। ये समझौता 1806 में होता है, लॉर्ड ब्लैक से समझौता। अगर राणा रणजीत सिंह को अगर उसकी सहायता नहीं करते, पक्ष नहीं लेते, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। शुरू में बात माने नहीं। अब अंग्रेज लोग को अच्छा मौका, अंग्रेज तो यही ढूंढते थे कि अगर कोई हमारी बात मान ले तब तो छोड़ देंगे, ये बात माने ही नहीं। अब अंग्रेज पंजाब में घुस गए और एक संधि में उनको सीधे कहा कि एक नदी बहती है, सतलज नदी। तो उन्होंने कहा कि सतलज नदी ये पूरब में आप जाइएगा नहीं, रेखा कीजिए, सतलज नदी मान लीजिए ये बह रही है आपकी, ठीक है? सतलज नदी को यहाँ से ऐसे बह रही है। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप यहाँ के पश्चिम में जाइएगा, पूरब में देखिएगा मत, सीधे एक रेखा बना दी कि सतलज नदी के पूरब में हमारा क्षेत्र है और पश्चिम में आप पश्चिम में अधिकार कर सकते हैं। तो पूरब की तरफ एकदम रास्ता बंद कर दिया अंग्रेजों ने इनका, सतलज नदी के। और इसके बाद जब पश्चिम में इनको कहा गया तो ये उत्तर पश्चिम में इन्होंने कुछ विजय कर दी। तो राणा रणजीत सिंह ने 1809 में एक और विजय कर ली, कंधार से। और 1812 ईस्वी में कश्मीर की विजय। अब ये देखिए पश्चिम में विजय कर रहे हैं, ठीक है? और 1818
बाद इनको एक संधि और करनी पड़ी राणा रणजीत सिंह, चार्ल्स मेटकाफ के तहत 1809 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी, अमृतसर की। 1809 राणा रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकाफ संधि के बीच अमृतसर की संधि। ये अमृतसर की संधि, इस संधि से सीधे कह दिया कि पूर्वी प्रदेश अब अंग्रेजों के अधिकार में है, अंग्रेज एक अपना रेजिडेंट वहां रखेंगे, ठीक है। यानी अंग्रेज अब पंजाब में भी दखल देंगे। रेजिडेंट का मतलब होता है कि एक कोई अधिकारी उनका जाने लगेगा। तो पंजाब में भी अंग्रेज अधिकारी एक पहुंच गया, रेजिडेंट वहां पर रखना शुरू हो गया। और लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना भी रखी गई। देखिए, संधि हुई, लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना भी रख दी गई। अंग्रेजों ने इसके बाद पूरब में तो इनसे देखिए ये समझौता किया है, फिर इसका उल्लंघन भी कर दिया अंग्रेजों। उन्होंने राणा रणजीत सिंह से एक क्षेत्र और जीत लिया, शिकारपुर। ये शिकारपुर यहाँ पर है, ये एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये शिकारपुर। ये एरिया भी अंग्रेजों ने जीत लिया। उन्होंने कहा कि ये सामरिक केंद्र है। समझौता तो ये हुआ था कि पूर्वी भाग अंग्रेजों को मिलेगा, लेकिन देखिए सतलज नदी के पश्चिम का भी हिस्सा ये जीतते ले लेते हैं। शिकारपुर पर अंग्रेजों का युद्ध, अंग्रेजों ने अधिकार किया। ईस्वी में अफगानिस्तान में उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी। उस उत्तराधिकार की लड़ाई में अफगानिस्तान में एक राजा बनना चाहते थे, शाह शुजा। वहाँ का भी एक राजा शाह शुजा अफगानिस्तान में राजा बनना चाहते थे। तो वो एक संधि होती है 1838 में, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड राणा रणजीत सिंह एवं शाह शुजा के बीच में संधि हुई, द्विपक्षीय संधि। संधि क्यों होती है? ये संधि होती है शाह शुजा को राजा बनाने के लिए। कहाँ का राजा? अफगानिस्तान का। देखिए एकदम केंद्रित रहिए, अफगानिस्तान का राजा बनाने के लिए। लेकिन ये संधि नहीं लागू हो पाती है। क्यों? क्योंकि राजा मर जाता है। कौन राजा? राजा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह ही मर जाते हैं 1839 में। राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। राणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका राज्य भी आपस में उत्तराधिकार के लिए क्या कहते हैं, लड़ाई हो जाती है। राणा रणजीत सिंह के लड़के का नाम था खड़क सिंह। तो खड़क सिंह की हत्या कर दी जाती है।
उसके बाद उनकी पत्नी चंदा कौर की भी हत्या कर दी जाती है। उनके राणा रणजीत सिंह के एक लड़के का नाम शेर सिंह रहता है, बाद में उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राणा रणजीत सिंह का एक अल्पजय बहस लड़का रहता है दिलीप सिंह, और उसकी माता रहती है चंदा कौर, वो बाद में संरक्षिका बनती है। और इसी बीच में अंग्रेज लोग पंजाब में दखल देने लगते हैं। राणा रणजीत सिंह के मरने के बाद सीधे पंजाब राज्य में दखल देने लगते हैं। और उसी समय दो गवर्नर रहते हैं, दो नेता रहते हैं, उन्हीं के विद्रोह के कारण पहला युद्ध होता है अंग्रेज और पंजाब के बीच, यानी इसको कहते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये देखिए 1845 से 1846 के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें 4 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ये क्वेश्चन आता है, युद्ध की 4 लड़ाइयां, बंदोबस्त, बंदोबस्त, फिरोज शाह, विचार, अलीगढ़, लेकिन सबराव का युद्ध इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए 4 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, मुल्की, बंदोबस्त, फिरोज शाह। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध होता है सबराव का युद्ध, जिसमें अंग्रेज लोग सिख की सेना को पराजित कर देते हैं और सीधे इनकी संधि होती है लाहौर की संधि 1846 में। लाहौर की संधि होती है। इस संधि में एक अंग्रेजी रेजिडेंट लाहौर में बैठा दिया जाता है, जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट बनाकर बैठा दिया जाता है। कश्मीर जो राणा रणजीत सिंह ने जीता था, अंग्रेज लोग छीन लेते हैं कश्मीर, और कश्मीर को अंग्रेज लोग बेच देते हैं गुलाब सिंह। कश्मीर किसको बेच देते हैं? गुलाब सिंह। ठीक है। रानी जो जिंदल रहती है, उनको जो है पेंशन अंग्रेज लोग दे देते हैं 1.5 लाख रुपया वार्षिक, लेकिन वो विद्रोह कर देती है। फिर तो इसके बाद फिर संधि होती है, भैरोवल की संधि 1846। फिर एक संधि होती है इसके बाद, भैरोवल की संधि। रानी जिंदल
संरक्षितता समाप्त कर दी जाती है। ये राजा दिलीप सर रहते हैं, उनकी संरक्षण में ये काम करती हैं, अंग्रेजों ने इनका संरक्षण समाप्त कर दिया, ठीक है। और इनकी जो पेंशन थी 1.5 लाख रुपया, पहले देखिए लाहौर की संधि हुई थी, रानी को 1.5 लाख रुपया मिलना था, रानी जिंदल को 1.5 लाख रुपया मिलना, 1000 का 48,000 रुपया वापसी दे देते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है, ठीक है। हम समझ रहे हैं ना कि ज़्यादा हो जाता है, कब बंद कर दीजिए।